Hello, my dear future stars. Myself Ankit, and today we are discussing three topics. पहला क्वांटम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. सेकंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन. थर्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. आज हम तीन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं. चलो स्टार्ट करते हैं पहले प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से. प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. बेसिकली प्लांक्स का मानना था, सपोज दैट एक सरफेस है, सरफेस है और एक सरफेस है, सरफेस. इस पर अगर लाइट इंसिडेंट होगी तो लाइट एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में इंसिडेंट होगी, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में. इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट किस में, पैकेट्स की फॉर्म में आएगी. इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट. और इधर कुछ लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, अपना रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी. और ये जो लाइट है इसकी ये लाइट डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आती है. मतलब लाइट को इसने पार्टिकल नेचर कंसीडर किया था. जैसे कि एक कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की फील दे दूं. एक तुमने स्कूल में देखी होगी सड़क पट्टी, ऐसे होती है कुछ, और एक ऐसे होती है, ये सीढ़ियाँ होती हैं. अब देखो, अगर तुम इधर बॉल रखो तो ये कैसे आएगी, डायरेक्ट आ जाएगी. अगर तुमने इधर बॉल रखी तो पहले इधर आएगी, फिर उसके बाद इधर आएगी, फिर उसके बाद इधर आएगी. मतलब धीरे धीरे आएगी और ये एकदम से नीचे चली जाएगी. तो ये है कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल, ये है डिसकंटिन्यूअस का. मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म होता है. तो उसने लाइट को पार्टिकल नेचर माना था. लाइट को क्या माना था, लाइट को प्लांक्स ने क्या बोला था, लाइट है जो, लाइट इज ए पार्टिकल नेचर. लाइट शोज पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर. और 21 फॉर्म में आ रही थी. और जो ये छोटे छोटे से है, ये दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, बेसिकली एनर्जी पैकेट्स हैं. लाइट के एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स. पैकेट्स, इन्हीं को क्या बोला है, क्वांटा. क्वांटा या क्वांटम, ठीक है. तो क्वांटा बेसिकली क्या होता है, क्वांटा, क्वांटा स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी पैकेट्स ऑफ रेडिएशन, we use term photon, we use term photon in case of light, in case of light. तब लाइट होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, फोटोन बोल देंगे. क्वांटम की जगह फोटोन बोलेंगे, क्वांटा की जगह. तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ने क्या बोला था, लाइट कैसा नेचर शो करती है, लाइट शो पार्टिकल नेचर. इसने पहली बात बोल दी थी. और जो लाइट आती है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आती है. मतलब छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आती है. और मेटल से कुछ लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और कुछ क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या बोला था,
according to according to Planck's quantum theory, according to Planck's quantum theory, light is incident on metal surface, on metal surface. Light is incident on metal surface in the form of small packets called quantum. Called quantum. Each quantum have मतलब उसकी कुछ, हर एक क्वांटम की क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी होती है. ईच क्वांटम possess a characteristic energy, a fixed amount of energy, fixed amount of energy. पहला स्टेटमेंट इसने ये बोला था कि लाइट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस, तो किस फॉर्म में, डिसकंटिन्यूस, इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम, मतलब डिसकंटिन्यूस फॉर्म में, द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, और डिसकंटिन्यूस फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हो, डिसकंटिन्यूस फॉर्म in the form of small packets called quanta. Each quantum और इसने दूसरी बात क्या बोली थी, दूसरी बात, हर एक क्वांटम का एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to frequency. क्या बोला था, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. अगर मैं इसकी जगह क्या करूं, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं प्लांक्स कांस्टेंट. एच होता है प्लांक्स कांस्टेंट. इसकी वैल्यू होती है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. और एक बात और बताना, फॉर एन क्वांटा एनर्जी क्या होगी, एनर्जी एन क्वांटम्स के लिए NH म्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, C/λ. तो एनर्जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, NhC/λ. मतलब ये वाली फॉर्म भी याद रखनी है तुमको, ये वाली फॉर्म भी याद रखनी है. दो फॉर्मूले निकले हैं जो कि तुमको याद रखने हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में. और n बेसिकली क्या होता है, n इज इंटीजर 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, n क्या होगा, इंटीजर. इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. और तुमने ये ड्राइव कर लिया है फॉर्मूला. अब चलो इस पर क्वेश्चन देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली. चलो क्वेश्चन देखते हैं भाई. अच्छा है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं. 2014 में पूछा गया था, देखो 2014 में क्या पूछा गया था, कैलकुलेट दी एनर्जी इन जूल
corresponding to light, corresponding to light of wavelength 45 नैनोमीटर। प्लांक्स कांस्टेंट कितनी, प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी है, प्लांक्स कांस्टेंट एच की वैल्यू दी है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट दे दी है, स्पीड ऑफ लाइट दे दी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए ऑप्शन क्या दिया है 6.67 10⁻⁻15। बी ऑप्शन 6.67 10⁻11। सी ऑप्शन 4.42 10⁻15। डी ऑप्शन 4.42 10⁻−18। बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर, बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली हाई, लेकिन पढ़ाना तो पढ़ाना है। चलो, तो कैलकुलेट एनर्जी पूछी है, क्या क्या दे दिया है, वेवलेंथ दे दी है, वेवलेंथ दे दी है। एनर्जी की एक फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, NH/μ, और लैम्डा दिया है, लैम्डा की टर्म में तो हम NHc, एन तो नंबर ऑफ फोटोन तो पूछा नहीं है, तो H/μ लिख सकते हैं, NH, फिर Hc/λ इस तरह वो लिख सकते हैं। एनर्जी को H क्या है 6.63 10⁻−34, सी क्या है 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा किस में दिया है, लैम्डा नैनोमीटर में दिया है, मतलब 45 नैनोमीटर दिया है। इसको मीटर में बनाओ, 45 10⁻−9 मीटर, तो 45 इंटू 10⁻−9 मीटर में रखेंगे इधर, ठीक है। अब इसको कट पिट करके देख लो, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻−25 बचेगा, 10⁻−25, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। इधर से एनर्जी कितनी आई 6.63, 10⁻25 और 8 कितना हो जाएगा 8 9 10, नहीं 8 9 10 11 12 13 14 15 17, -17 आएगा, -17 अपॉन 15। अब देखो, अगर ये जीरो इधर प्लेस कर रहे हैं, इधर आगे भेजो, तो 10⁻−18 हो जाएगा, 66.3 10⁻−18 अपॉन 15, और 15 चौको 60 होता है, 15 चौके 60 और 10⁻−18 आएगा 4, मतलब ऑप्शन देखो यार, अप्रॉक्स खेलना सिखा रहा हूँ। 15 चौके 60, 4 पॉइंट कुछ आएगा 4.42, और 10 कितनी है -18, तो देखो ये ऑप्शन कहाँ है, -18 का एक ही ऑप्शन है, और 4 पॉइंट कुछ का एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो हमको ऐसे अप्रोच करना है, मतलब कि स्मार्ट अप्रोच करना है, पूरा एक एक चीज़ कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। मैंने तो तुमको कैलकुलेट करने के लिए पूरा बताया है, वरना तो 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था, 2 सेकंड का क्वेश्चन था, 2 सेकंड, मिनिमम 2 सेकंड। और 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो 2013 में भी पूछ लिया भाई, क्या बात है, क्या बात है, 2013 में भी पूछ लिया। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज 6.63 10⁻−34 जूल सेकेंड। The speed of light is, the speed of light is 3 into 10⁻17 nanometer per second. Which value is closest to wavelength in nanometer? Which value is
closest to the wavelength in a nanometer of quantum of light with frequency 6 into 10 power 15 second, 6 into 10 power 15 per second. Option 1 50, B option 75, C option 10, D option 25। तो हमसे इस क्वेश्चन में देखो एक्स्ट्रा डाटा भी देता है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा डाटा भी देता है। वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट दे दिए, स्पीड ऑफ लाइट दे दिए, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ, वेवलेंथ हमसे पूछा है, फ्रीक्वेंसी दे दी है। हमको प्लैंक्स कांस्टेंट फालतू दिया है, ये बिल्कुल फर्जी डाटा है। एग्जामिनर तुमको टेस्ट करने के लिए फर्जी डाटा भी देता है। देखो लैम्डा तो सिंपली ऐसे निकल जाता है, लैम्डा बराबर सी बाई म्यू, और सी हमको गिवन है, म्यू हमको गिवन है, और लैम्डा नैनोमीटर में पूछा है, और नैनोमीटर के लिए नैनोमीटर में स्पीड ऑफ लाइट भी गिवन है। तो स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 पावर 17 नैनोमीटर पर सेकेंड है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 इंटू 10 पावर 15। तो बस इसको कट करो, इधर से 100 मतलब 300/6, 6 35 50 आएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस तुमको इधर एक्स्ट्रा डाटा देकर तुमको कंफ्यूज किया था उसने। सिंपली यार वेवलेंथ पूछी थी, ये रिलेशन तो हम कहाँ आगे ही पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये रिलेशन खूब अच्छे से पढ़ा है ना, तो बस इसमें किसी को किसी प्रकार की टेंशन ही नहीं देना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एकदम इतने अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ मैं, कुछ पता ही नहीं जाए। तुम्हारे नोट्स में शायद इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, इतने अच्छे किसी और के नोट्स में नहीं मिलेंगे, ट्रस्ट में। ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन नीट में भी काफ़ी बार पूछा गया है, और जेई में तो भर भर के पूछा गया है। द एनर्जी E1 and E2 of two radiation are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelength. The relation between their wavelength λ1 and λ2 will be। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा। λ1 is equal to λ2, B option λ1 is equal to 2 λ2, C option λ1 is equal to 4 λ2, D option λ1 is equal to half λ2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो बेसिकली एनर्जीज दे दी हैं, और हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एनर्जी NhC/λ, लैम्डा का रिलेशन पूछा है, तो मतलब एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो अगर λ1 और λ2 का रेशियो निकालना है, λ1 λ2 को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो E1/E2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। E2 की वैल्यू 50 है और E1 की 25, तो 2/1 मतलब λ1 is equal to 2 λ2। ये रिलेशन निकला हमारा।
बी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। किसी को समझ में ना आया हो तो बता सकता है, किसी को नहीं आया है समझ तो बता सकता है, कमेंट में प्लेस कर सकता है, मैं कमेंट में तुम्हारा रिप्लाई दूंगा। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहा हूँ, अगर जिसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो आराम से क्या इस पर व्हाट्सएप कर लेना, 6392601060, क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। 6392601060, इस पर तुम मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी प्रकार का डाउट हुआ फर्जी में मत कर देना। ठीक है, हालांकि चलो ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे अब हम। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बेसिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है भैया, ये बिल्कुल नहीं होता है कि ये ब्लैक है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसका कतई मतलब नहीं है ऐसा कुछ। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ब्लैक से दूर दूर तक मतलब नहीं है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज ए आइडियल बॉडी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज ए आइडियल बॉडी which emit and absorb all radiation which absorb all radiation of all frequency, एब्जॉर्ब भी करेगा इमिट भी करेगा, सभी प्रकार की फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब भी करता है ब्लैक बॉडी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हर प्रकार की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है और रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, बेसिकली एब्जॉर्ब भी कर रहा है इमिट भी कर रहा है, मतलब उसको बोल देना ब्लैक बॉडी है। ठीक है, ब्लैक बॉडी द रेडिएशन इज ड्यू टू ब्लैक बॉडी, दिस इज रेडिएशन इमिटेड बाय the radiation emitted by black body, that's why we called it black body radiation, इसीलिए हम इसको black body radiation बोलते हैं, black body रेडिएशन। अब एक बात और बताना, हाँ एक एक्सपेरिमेंट हुआ था एनसीईआरटी में गिवन है, एक्सपेरिमेंट was held by considering iron rod as a black body, एक आयरन की रॉड ली थी, एक आयरन की रॉड, एक्सपेरिमेंट देख लो, और इधर से क्या जला दिया था, आग, हीट दे दी थी, एनर्जी, हीट या एनर्जी। ये रॉड थी, रॉड का कलर क्या हो रहा था, देखो अगले स्लाइड में समझा, नहीं रॉड बेसिकली हीट कर रहा था, तो देखो आगे इधर ही समझो, हीट की तो पहले ये था किस कलर का, पहले ये था डल रेड कलर की, पहले सलिया किस कलर की थी, आयरन रॉड पहले थी डल रेड, फिर हो गई डार्क रेड, फिर हो गई येलो ऑरेंज, और हीट किया तो ये येलो ऑरेंज बेसिकली ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, और हीट किया तो वाइट में कन्वर्ट हो गया, वाइट
और फिर उसके बाद ब्लू में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट कलर बदल रहा था। जैसे हम इसको हीट दे रहे थे, ये रॉड अपना क्या कर रही थी, कलर बदल रही थी। तो प्लांक्स ने क्या बोला था, अगली स्लाइड में समझो। प्लांक्स ने बोला था, प्लांक्स भैया ने बोला था, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्लांक्स ने यही तो बोला था। प्लांक्स ने बोला था एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब इसने क्या, लाइट को पार्टिकल नेचर बोला था। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन उसको कंफर्म करने के लिए किया गया था। अब देखो फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो देखो कलर, सलिया का कलर कैसा हो रहा था, बदल रहा था बेसिकली। बदल क्यों बदल रहा था, जैसे विव ग्योर। तो अगर हम इस तरफ जाएंगे तो लैम्डा इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो रेड था पहले, फिर येलो ऑरेंज हुआ, फिर ग्रीन हुआ, फिर वाइट हुआ, फिर ब्लू हुआ। मतलब इसका मतलब समझ में आ गया कि जो प्लांक्स ने बोला था, एनर्जी बेसिकली एनर्जी ऑफ रेडिएशन और पार्टिकल मतलब मैटर, क्या पार्टिकल नेचर शो करता है। ठीक है। तो इस एक ग्राफ भी बन के आया था। एक ग्राफ क्या क्या बन के आया, एक ग्राफ एनसीईआरटी में गिवन है, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस। इधर क्या है, वेवलेंथ। क्या मज़ा आ रहा है गर्मी में पढ़ाने में, पसीना में चूर चूर, कोई नहीं मज़ा आ रहा। ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ पहला टेम्परेचर दिया होगा, कुछ ऐसा ग्राफ आया, दूसरा ग्राफ ऐसे आया। मतलब ये T2 टेम्परेचर था, ये क्या था, T1 टेम्परेचर। और T2 टेम्परेचर क्या है, T1 टेम्परेचर से ज़्यादा। देखो ये वेवलेंथ बढ़ रही है तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी, टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी दोगे। अरे लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है फ्रीक्वेंसी के। तो मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो क्या, एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है। हालांकि ये वेवलेंथ का कर्व दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं भाई मेरे। ठीक है। तो ये कर्व अच्छे से समझ आना चाहिए। ये पीक्स शिफ्ट होती जाएंगी इस साइड, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे पीक्स इधर साइड शिफ्ट होते जाएंगे। इसका एक्सपेरिमेंट भी मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है, ऑनलाइन मतलब जैसे डाल देना ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, मतलब इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का देखना ग्राफ। उसमें जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये ग्राफ इस साइड शिफ्ट होता जाएगा, पीक, ग्राफ की पीक इस साइड शिफ्ट होती जाएगी। तो ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में बस अगर पूछेगा तुमसे तो इधर ही से पूछ लेगा, इससे ज़्यादा पूछने की औकात नहीं है, मतलब नहीं पूछेगा। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हालांकि इम्पोर्टेंट तो सभी है, और हम समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ। कैमरा को देखना पड़ता है, बंद हो जाता है भाई अपने आप। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इतने रुपए हैं नहीं भाई स्मार्ट बोर्ड ले लूं, इंक भी खत्म होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सबसे पहले हार्ज ने एक क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली और इधर एक रॉड लगाई, इधर मेटल की रॉड लगाई, और इधर बैटरिया लगा दी। बैटरिया पीके में क्या बोलता है इसको, बैटरी। तो जैसे ही ये क्या है, मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस, ये क्या है, वैक्यूम क्रिएट है, वैक्यूम। ठीक है। सपोज दैट अब क्या हुआ, इधर एक करंट मेजर करने के लिए एम्पियर लगा दिया। लेकिन देखो जैसे ही इंसिडेंट लाइट
पड़ी इस पर इंसिडेंट लाइट। जैसे ही इंसिडेंट लाइट इस मेटल सरफेस पर पड़ी तो इधर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए। मतलब सुटेबल अमाउंट की अगर हम फ्रीक्वेंसी देंगे तो इस मेटल से क्या होगा, इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगी। और इसी फिनोमिना को हर्ट्ज ने देख लिया और इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम दे दिया। तो देखो बेसिकली हर्ट्ज नोटेड ejection of electron when suitable amount of frequency when incident light of suitable amount of energy, when incident light of suitable frequency fall on metal surface, this phenomena is called photoelectric effect। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी फिनोमेना को क्या बोल दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें नोट करने वाली बात क्या थी, नोट करने वाली बात ये थी कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मैटर से तभी निकलेगा तब इंसिडेंट लाइट की क्या होगी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी याद रखना बस इधर, सुटेबल फ्रीक्वेंसी। अगर तुमने किसी भी अमाउंट की फ्रीक्वेंसी दे दी और तुम चाहो इलेक्ट्रॉन निकल आए मेटल से, कतई नहीं निकलेगा, निकलने ही वाला नहीं है। तब तक उसको सुटेबल अमाउंट की एनर्जी नहीं दो, फ्रीक्वेंसी ना दो, तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बस यही है। और इसकी कुछ पॉइंट और लिखो, लिखते जाना। इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटल यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट should have metal used in photoelectric experiment should have low ionization enthalpy, low ionization enthalpy, लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होना चाहिए अगर जो भी मेटल हम ले रहे हैं, जैसे सीजियम, रुबिडियम। अब बेसिकली कुछ लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं समझते हैं, ये बेसिकली इनऑर्गेनिक का मैं तुमको अच्छे से समझ में आता है, हालांकि मैं इधर से बता दे रहा हूँ। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, हेलिना की रब से हरियार। ठीक है, तो देखो डाउन द ग्रुप आते हैं तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन क्या दूर दूर चला जाता है, दूर दूर जाता है। अब देखो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से अगर इलेक्ट्रॉन हटाना है, गैसियस एटम, एक मोल गैसियस एटम से अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हटाना है, जितनी अमाउंट की एनर्जी लगेगी उसी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी कुछ नहीं होता, सिंपली एक एटम ले लो
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, जितनी एनर्जी लगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में वो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो मतलब लो आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों होना चाहिए, तभी तो भाई इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहो, ये तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है यार, और ये न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा सीजियम वाला सबसे ज़्यादा दूर है, मतलब लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन क्या होगा जल्दी से निकल जाएगा एज कंपेयर टू लिथियम या सोडियम, क्योंकि इधर न्यूक्लियस के पास है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के पास है, इधर न्यूक्लियस से दूर है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने के लिए जो मेटल लेते हैं हम, उसकी लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, कि मतलब जैसे ही सुटेबल अमाउंट की फ्रीक्वेंसी दें हम उसको, और इलेक्ट्रॉन फटाक से निकले, और उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख लो। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहला पॉइंट लिखेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट में, नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा नहीं कि टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला, तुरंत फोटो इलेक्ट्रिक हर्ट्ज ने बोला था ऐसा कि कोई टाइम लैग नहीं होगा, जैसे ही सुटेबल अमाउंट की फ्रीक्वेंसी मिलेगी इलेक्ट्रॉन फटाक से निकलेगा, किसी प्रकार का कोई टाइम गैप नहीं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दूसरी पॉइंट समझो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको म्यू डॉट से डिनोट करते हैं। म्यू को सिंपली फ्रीक्वेंसी, अगर डॉट लग गया तो इसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी required to remove an electron from minimum amount of frequency required to remove an electron from metal surface below this frequency, below threshold frequency electron will not eject, electron नहीं निकलेगा, electron will not eject। अगर म्यू इंसिडेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट क्या होनी चाहिए, हमेशा ज़्यादा होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तभी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, इसको लिख लो अंकित स्पेशल। ठीक है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो तो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अगर इससे कम होगी तो नहीं निकलने वाला इलेक्ट्रॉन तुम्हारा, इससे ज़्यादा ही होगा तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मेटल सरफेस से निकलेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने नोट में लिख लो, नोट में लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना लिखे सोचो काम चल जाएगा तो बिल्कुल कतई नहीं चलने वाला, बिल्कुल नहीं चलने वाला काम। तब तक नोट में नहीं लिखोगे तुम्हारे दिमाग में बातें नहीं चिमकेंगी।
हाँ लेक्चर दोबारा देख सकते हो, लेकिन नोट तो करना ही करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंटेंसिटी होता है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। और फोर्थ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट, ठीक है। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा? इस पर ग्राफ दिए हैं एनसीईआरटी में, क्या दिया है इधर तो दे दिया है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इधर दे दिया है फ्रीक्वेंसी, और दूसरा ग्राफ है इधर दे दिया है काइनेटिक एनर्जी, और फिर इधर दे दिया है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट सवाल इधर से बनते हैं, डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशनशिप, रिलेशन है, बिल्कुल है। तो कुछ ग्राफ ऐसे बनता है। सर आपने इधर से क्यों नहीं बनाया? एक बात बताना भाई मेरे, एक बात अच्छे से बताना। जैसे एक एटम है, इलेक्ट्रॉन इससे बाउंड है, तुमने कुछ अमाउंट की फ्रीक्वेंसी दी, अगर वो थ्रेशोल्ड से कम है तब तक तो नहीं निकलेगा ना इलेक्ट्रॉन। मतलब कुछ भी फ्रीक्वेंसी दोगे तो इलेक्ट्रॉन, जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन निकल के मतलब निकल जाए, ठीक है। तो उसके लिए तुमको एक फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी, क्या फ्रीक्वेंसी देनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, अरे भैया काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन तो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इधर देखो, इधर इधर शक्ल में नहीं लिखा, इधर लिखा है इंटेंसिटी, मतलब काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का कुछ भी रिलेशन नहीं है, मतलब कांस्टेंट। चाहे कितना भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लो, कितना भी फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ा लो, इसका कुछ एक दूसरे से फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये दो ग्राफ एनसीईआरटी में गिवन है, तो भैया ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कभी भी। ये चारों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इधर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि छोटी थोड़ी बहुत तो रामायण सबको पता रहती है फोटो इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इन डेप्थ तुमको पता है, ठीक है। और यूट्यूब पर यार ड्रॉबैक है यार, पता नहीं क्या आते हैं टीचर और 2.5 घंटे में, यार 2.5 घंटे में बोलेंगे लेक्चर कंप्लीट। अभी तो मैंने तीसरा जाना चौथा लेक्चर चल रहा है, और अभी मैं तो मिड पर भी नहीं पहुंचा, एटॉमिक स्ट्रक्चर के मिड पर भी नहीं पहुंचा, ठीक है। तो भाई देख लो क्या चल रहा है दुनिया में, दुनिया चमक धमक के पीछे भागती है। किसी ने देखा 15 मिनट में एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करें, अरे लड़का तो बस भागेगा उधर, क्योंकि वो एग्जाम के एक दिन पहले उसको पता चलता है कि कितने चैप्टर होते हैं, उसके बाद पता चलता है अच्छा इसको 15 मिनट में भी कंप्लीट किया जा सकता, तो बस 15 मिनट पढ़ता है, एग्जाम में जाता है तो अच्छा ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं, फिर टीचर को दोष देता है, भैया 15 मिनट में कोई लेक्चर कंप्लीट नहीं होता, यूट्यूब बाजी छोड़ दो। अब देखो आइंस्टीन कैसे आया पिक्चर में? आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने क्या क्या एक्सप्लेन किया? आइंस्टीन ने बोला एक मेटल की सरफेस है और इधर से
क्या आ रहे हैं, एनर्जी के पैकेट्स इंसिडेंट लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी आ रही है, एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में क्वांटम इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो मेटल कुछ, ये लाइट क्या करेगी, इंसिडेंट लाइट, इसके पास कुछ एनर्जी, ये क्या मेटल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के बाहर भेजेगी, और जो मेटल के निकाल के बाहर भेजेगी इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी होगी इन इलेक्ट्रॉन के पास। तो देखो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन तब कब कब निकलेंगे, सपोज दैट ऐसे समझो, इधर से क्या है, ये न्यूक्लियस है, एक टर्म और समझाना है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या जकड़ के रखता है ना, अपने इलेक्ट्रॉन को भागने नहीं देता है, ये इसकी इसके लिए ये मास का है इसकी। तो ठीक है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को किडनैप करना है तो कुछ क्या देना पड़ेगा, ये इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में। अब इस अट्रैक्शन को क्या करना है, बेसिकली हटाना है, तभी ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। तो इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हटाने के लिए हटाने की में जितनी एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, इसको फाई से डिनोट करते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, तीसरा नाम इसका है थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो देखो अब फॉर्मूला आइंस्टीन ने कैसे बनाया, आइंस्टीन ने फॉर्मूला इस तरह बनाया। अरे यार आगे बढ़ना पड़ेगा, इतनी बात समझ में आ गई। इसने क्या बोला कि इंसिडेंट लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी तब मेटल पे पड़ेगी, तो इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब जब सुटेबल अमाउंट की एनर्जी आएगी तभी क्या होंगे, मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, और उनके पास तब इजेक्ट होकर निकलेंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी पोस्ट करेंगे या नहीं, बिल्कुल करेंगे। अरे भैया उनको एनर्जी मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी, तब निकलेंगे तो काइनेटिक एनर्जी पड़ेगी। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसको ओवरकम करने के लिए और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने, मतलब जितनी एनर्जी लगती है उसको वर्क फंक्शन, बाइंडिंग एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर्मूला ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर्मूला ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो सबसे पहले ई इंसिडेंट, सबसे पहले क्या आएगा, ई इंसिडेंट, लाइट हम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, इंसिडेंट। तो फिर उसके बाद वर्क फंक्शन, मतलब कुछ एनर्जी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रही है उसको निकालने के लिए, और तब इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो फिर क्या आ रही है, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला। और बेसिकली ई इंसिडेंट क्या होता है, इंसिडेंट एच म्यू, और म्यू क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। और फाइव बेसिकली वर्क फंक्शन को किससे हम डिनोट करते हैं, वर्क फंक्शन होता, वर्क फंक्शन को एच म्यू नॉट से। ये क्या है, म्यू नॉट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और तीसरी बात काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इस फॉर्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं, एच म्यू नॉट
एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूले फील आए हो तो इन फॉर्मूले बताओ। अगर आप कुछ अमाउंट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट एनर्जी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट एनर्जी आती है तो क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एनर्जी तोड़ने का काम करता है वो वर्क फंक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन भागता है उसके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। बस इस फॉर्मूले की फील यही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। हाँ, इसमें एक चीज और याद रख लेना, इन न्यूमेरिकल काइनेटिक एनर्जी को ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। चलो अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलो आज एक न्यूमेरिकल करवा दे रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है, बकाया प्रैक्टिस हम कल कर लेंगे, लेकिन आज इतना पढ़ा है तो एक न्यूमेरिकल करके जाओ। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करके ही जाओ, और तगड़ा ही न्यूमेरिकल करवाऊंगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मजे की बात ही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुमको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिल जाएगा, 12th क्लास में, 12th में मिल जाएगा पढ़ने को। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन emitted when light of frequency 3.5 into 10 to power 15 hertz fall on the metal surface having threshold frequency 1.5 10 power 15 hertz is H is equal to 6.6 10 to power minus 34 joule second. A option 1.32 10 power minus 18 joule. D option 3.3 10 to power minus 18 joule. C option 6.6 10 to power minus 19 joule. D option 1.98 10 to power minus 19 joule. ठीक है, तो बेसिकली दिया गया है, पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रीक्वेंसी दे दी ऑफ मेटल सरफेस हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ई इंसिडेंट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इसको एच म्यू से लिख सकते हैं, इसको एच म्यू नॉट से वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा है तो एच म्यू नॉट माइनस एच म्यू, एच इधर से कॉमन निकाल लो, म्यू नॉट माइनस म्यू, एच की वैल्यू कितनी है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, और म्यू नॉट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है 1. नहीं यार, काइनेटिक एनर्जी इस साइड जाएगा तो ये इधर आएगा, नहीं यार काइनेटिक एनर्जी को इधर ही रहने दो, एच म्यू नॉट इधर आएगा, काइनेटिक एनर्जी इधर ही रहेगा, ये इस साइड जाएगा टर्म तो माइनस में हो जाएगा। म्यू नॉट कितना गिवन है इधर, म्यू कितना है फ्रीक्वेंसी 3.5 इंटू 10 पावर 15 माइनस
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1.5 इंटू 10⁻15। 10⁻15 को कॉमन निकाल लो, 6.6 10⁻−34 इंटू 10⁻15, और इधर क्या बचेगा 2। अब बस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13। कुछ गड़बड़ है भाई। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13। रुक जाओ। 15 दूनी 30, 19, 10⁻−19, और इधर आया 1 2.6। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13। अब एक पॉइंट और आगे आएगा, एक पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे, 1.32, तो 10⁻−18 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ऑप्शन। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय जैन, टेक केयर।